हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th केमिस्ट्री। लास्ट टर्न पे मैंने आपको बताया था बोर का मॉडल, कि बोर के क्या क्या कॉन्सेप्ट थे, उनके पोस्टुलेट्स क्या थे। आज हम क्वांटम थ्योरी, वैसे आपका क्वांटम थ्योरी इतना डीपली नहीं है आपके बुक में, बट आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए ताकि इसकी जो बेस पर है आगे हमारे और थ्योरीज आएंगी। तो फर्स्ट है क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी है, इट इज़ गिवन बाय मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने दिया था। उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि जो वेव हैं, जैसे आपकी यूवी वेव्स हो गई, लाइट होगी, आईआर इंफ्रारेड वेव्स होगी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, कि इन्होंने कहा जो ये वेव्स हैं दे आर मेड अप ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के एक पैकेट्स के रूप में होते हैं, यानी कि इनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एनर्जी के एक पैकेट है। और इन छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स को ही क्या बोल देते हैं, फोटोन या फिर क्वांटा। क्वांटा अगर वर्ड आ जाता है तो उसका मतलब है बहुत छोटे अमाउंट की बात कर रहे हैं, वेव नेचर। यानी फोटोन और क्वांटा क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं इन द वेव। एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी कितनी, अब जिस हम फोटोन की बात कर रहे हैं उस टाइनी पार्टिकल की, उसकी एनर्जी कितनी है। सबकी फोटोन की कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी जब वो वेव में मोशन कर रहा है, तो उसकी एनर्जी होती है E=h²। H इज़ द प्लैंक कांस्टेंट, द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ। अब ये जो एनर्जी है, फोटोन की जो एनर्जी है, ये इंटीजर नंबर्स में होगी, जैसे h², 2h²। ऐसे नहीं होगी कि 1.5 या 2.5 या 3.5। ये कैसी होगी, एक जो फोटोन की एनर्जी होगी वो h², तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2h², 3 की हो जाएगी 3h²। तो ये क्या है, इंटीजर्स नंबर में बढ़ती है, h², 2h² और 3h²। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज़ h²। इन वेव्स में हम क्या कंसिडर करते हैं, मेनली अगर हम वेव की बात करें, जो आपको सामने दिख रहा है एक वेव है, इसमें हम क्या करते हैं कंसिडर, वेव की क्या होगी, वेव लेंथ होगी, लैम्डा होगी। वेव लेंथ आपको पता है हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। एंड न्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी, कि उस वेव की फ्रिक्वेंसी है, मतलब किस फ्रिक्वेंसी से चल रही है। एंड सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, कि लाइट या वेव की स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है पर टाइम के हिसाब से उसकी स्पीड क्या होगी। तो न्यू जो है यानी कि फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेव लेंथ। जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है वो कैसे निकलती है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है अपॉन वेव लेंथ। तो हम न्यू की जगह इसको हम यहाँ रख सकते हैं, E=h²। जो हमारी एनर्जी ऑफ फोटोन है हम लैम्डा की टर्म्स में निकाल सकते हैं, कैसे, E=h²। तो इक्वल्स टू न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा रखेंगे तो E=hc अपॉन लैम्डा। तो ये जो E=h² और hc अपॉन लैम्डा, ये क्या है, एक फोटोन की एनर्जी है, ठीक है। वेयर hc अपॉन लैम्डा, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अब लाइट की बात कर दें। लाइट के जो कॉन्सेप्ट थे, साउंड की जो पहले कॉन्सेप्ट है वो पहले से ही आ चुके थे, कि वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं, यानी कि वो पार्टिकल भी हैं और मोशन में भी हैं। कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो मोशन करते हैं। इन केस ऑफ लाइट तो हम कह सकते हैं कि ऐसा लाइट का कैसा नेचर होता है, डुअल नेचर, या साउंड का कैसा नेचर होता है, डुअल नेचर। बट एक इलेक्ट्रॉन के केस में, इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट के बारे में किसी ने नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन भी कैसा बिहेव करता है, डुअल नेचर बिहेव करता है। तो एक नए साइंटिस्ट आए, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, उन्होंने अपना हाइपोथेसिस बताई। हाइपोथेसिस होता है एक सजेशन, मतलब एक कॉन्सेप्ट देना, ठीक है। तो डी ब्रॉगली जी ने द कॉन्सेप्ट अबाउट डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर के बारे में बताया था, जबकि इससे पहले अभी तक केवल लाइट और साउंड के डुअल नेचर के बारे में बात होती थी। लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला कि इलेक्ट्रॉन कैसा है, एक पार्टिकल भी है और एक वेव भी है। यानी कि पार्टिकल है यानी कि उसका कुछ मास भी है, वेव है यानी कि हर समय क्या है, मोशन में है, एक जगह स्टेबल नहीं है, उसकी फिक्स्ड पोजीशन नहीं है इलेक्ट्रॉन की। कैसा है वो, वेव लाइक है और एक पार्टिकल है। इफ़ इलेक्ट्रॉन इज़ लाइक वेव सो दे हैव लैम्डा, अगर इलेक्ट्रॉन को हम वेव मानेंगे तो उसकी कुछ भी तो होगी। मैंने आपको क्या बताया, वेव में हम क्या कंसीडर करते हैं, लैम्डा, यानी कि वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक वेव माने तो हम क्या लेंगे, उसकी लैम्डा। तो लैम्डा को इन टर्म्स ऑफ h अपॉन पी, पी इज़ द मोमेंटम, मोमेंटम हम निकालते हैं mv से, p इक्वल्स टू mv होता है, v इज़ द वेलोसिटी, m इज़ द मास, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लैम्डा की यानी कि जो
अगर हम इलेक्ट्रॉन को वेव मानेंगे तो हम इसका लैम्डा कंसीडर करेंगे, तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। एच मैंने आपको पहले बता दिया, एच इज़ द प्लैंक कांस्टेंट, एच अपॉन एम वी। ये इनका कॉन्सेप्ट था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी। तो एवरी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल, ठीक है, एवरी माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत माइन्यूट, इनका जो कॉन्सेप्ट था माइक्रो टाइनी पार्टिकल्स के लिए था, सब पार्टिकल्स के लिए नहीं, कि सारी मूविंग जितनी भी पार्टिकल बॉडी होती हैं वो उन सब में पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। तो ऐसा नहीं है, जैसे अब मैंने किसी बॉल की बात कर दी, तो वेव बॉल में पार्टिकल नेचर तो है बट वेव नेचर नहीं है, उसकी लैम्डा इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि हम उसे मेज़र भी नहीं कर सकते। तो हर चीज़ को हम नहीं बोल सकते कि उसमें डुअल नेचर होता है, बट ये केवल डी ब्रॉगली ने जो कॉन्सेप्ट दिया था ये इलेक्ट्रॉन के लिए दिया था, यानी कि बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए। तो वही लिखा है, एवरी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल इज़ अ वेव हुज वेवलेंथ लैम्डा, कि हर एक माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल एक वेव है जिसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, यानी कि एक उसको अगर यूनिटी मांग लें तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, एच अपॉन एम वी। ये उनका कॉन्सेप्ट था किसका, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का। अगर हमें लैम्डा निकालना के ई की यानी कि काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m, m इज़ द मास। काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी हो हमें लैम्डा के रिस्पेक्ट में, तो हम वहाँ पे क्या रखेंगे, p की जगह रख देंगे यहाँ पर p स्क्वायर अपॉन 2m। तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2m। √2 कहाँ से आया, वो जो नीचे 2 था उसके वहाँ से उसको स्क्वायर हटा दिया तो रूट आ जाएगा, √2m ke। ठीक है, ये था डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा कि इफ़ एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल शो वेव नेचर, अगर वो वेव नेचर शो करता है इन मोशन, अब वेव है तो मोशन में रहेगी, साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी मेजर्ड, कि किसी भी पार्टिकल का एक साथ साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली, एकदम एक्यूरेट और एक साथ पोजीशन उसकी मेज़र करना और उसका मोमेंटम मेज़र करना कैन नॉट बी पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन हर समय घूमता रहता है, ठीक है, वो अपनी ऑर्बिट्स में घूमता रहता है। अगर मैंने उसकी पोजीशन मेज़र करनी चाहिए, मेज़र कर ली सपोज़ कि हाँ ये उस जगह पर है, तो क्या मैं उसकी स्पीड निकाल पाऊंगी, स्पीड इज़ अ मोमेंटम, वेलोसिटी जो होती है, मोमेंटम जो होता है वो वेलोसिटी से निकलता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी क्या है, स्पीड है, तो स्पीड क्या मैं मेज़र कर पाऊंगी अगर मैंने पोजीशन ले ली। अभी आप ही हो, कहीं जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, अगर आपको एकदम से रोक लिया जाए तो आपकी पोजीशन तो उस टाइम पता चल जाएगी, लेकिन स्पीड नहीं पता कर पाओगे कि स्पीड किस स्पीड से थे हम, ठीक है। और अगर आपको स्पीड पता है, आप मूविंग में हो, मोशन में हो, आप चल रहे हो, तो आपकी स्पीड पता चलती है, बट आप किस जगह पे हो फिर पोजीशन नहीं पता चलती। तो यही बोल रहे हैं कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो कि मोशन में हो, उसकी एक साथ पोजीशन और मोमेंटम मेज़र करना कैन नॉट बी पॉसिबल। तो ये हेजनबर्ग का प्रिंसिपल था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एंड दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, वही दोबारा से लिखा है कि ये जो प्रिंसिपल है, इट्स इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, कि इम्पॉसिबल है डिटरमाइन करना साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोमेंटम आपको पता है वेलोसिटी से निकलता है, पी मोमेंटम जो है पी होता है, पी इक्वल्स टू एम वी। तो पी जो है वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी अगर हम उसकी मेज़र नहीं कर पाएंगे तो इट मीन्स मोमेंटम भी उसका मेज़र नहीं कर पाएंगे। सपोज़ ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल का मास हमें पता है, ठीक है, यानी कि इसका मास होगा कोई, यानी कि मास और वेलोसिटी पता है, उसकी स्पीड पता है, तो हम उससे इसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। बट मोमेंटम जब हमें पता हो जाएगा, वेलोसिटी यानी कि स्पीड पता चल जाएगी, तो एक्स इज़ द पोजीशन, मे बी हम उसको एक्स मान लेते हैं, पोजीशन को क्या है एक्स मान लेते हैं, तो हम उसकी पोजीशन को मेज़र नहीं कर पाएंगे। तो यही लिखा है एक्स पोजीशन नॉट डिटरमाइन, इफ़ द मोमेंटम इज़ मेजर्ड पोजीशन नॉट डिटरमाइन। इसी के बेस पे उन्होंने एक रिलेशन दिया मोमेंटम को। अब हमें पता है कि जब हम निकालने जाएंगे मोमेंटम या पोजीशन, तो उसमें एरर आएगा, गलती तो होगी अगर एक साथ निकालने जाएंगे। तो उसी को उन्होंने क्या बोला कि अगर मोमेंटम में एरर आ रहा है, तो उसे हम डेल्टा पी से शो करेंगे।
डिनोट करेंगे। अब पोजीशन में अगर एरर आ रहा है तो डेल्टा एक्स, पी इज़ द मोमेंटम, तो मोमेंटम एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी, और एक्स इज़ द पोजीशन, तो पोजीशन एरर हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो उनके बीच में इन्होंने बोला जो इनका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई के बराबर होगा या तो ज़्यादा होगा एच अपॉन 4 पाई। तो एरर इन पोजीशन और मोमेंटम कि कुछ ना कुछ, अगर हम मोमेंटम निकालने जाएंगे तो पोजीशन में एरर आएगा, अगर पोजीशन पता करने जाएंगे तो मोमेंटम में एरर आ जाएगा। नीचे वही लिखा है कि इफ़ डेल्टा एक्स जीरो, अगर डेल्टा एक्स जीरो है तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर हमें सब कुछ पता चल गया, डेल्टा एक्स वगैरह सब पता है कि ज़ीरो है, तो डेल्टा पी एरर करने मेज़र करने जाएंगे तो ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ आ जाएगी ज़ीरो, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि एरर इज़ इनफिनाइट, इतना ज़्यादा एरर है कि हम उसे मेज़र नहीं कर पाएंगे। इफ़ डेल्टा पी इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर डेल्टा पी जीरो हो जाए यानी डेल्टा पी हमें पता लग जाए और तब हम उसकी पोजीशन निकालने जाएं तो डेल्टा एक्स, यहाँ पे डेल्टा पी आ जाएगा ज़ीरो, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि एरर इतना ज़्यादा है कि हम उसको मेज़र नहीं कर सकते, एरर इज़ इनफाइनाइट। क्वेश्चन है सपोज इफ़ द एरर इन पोजीशन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में भी कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन की, इफ़ द एरर इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ 1.1 एंगस्ट्रॉम, कि पोजीशन में जो एरर है 1.1 एंगस्ट्रॉम है, इट मीन्स ये डेल्टा एक्स आपको गिवन है, फाइंड एरर इन मोमेंटम डेल्टा पी पूछ रहे हैं, तो आप यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा एक्स आपको पता है तो उसकी जगह वैल्यू रख दीजिए 1.1 इंटू, मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁻10 इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 पाई, पाई की वैल्यू पुट करेंगे और 1.1 इसके डिवाइड में आएगा, तो डेल्टा पी की वैल्यू यानी कि एरर इन मोमेंटम निकलेगा 0.479 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर मॉडल। अब बोहर मॉडल की ड्रॉबैक्स, ये जब हेजनबर्ग और डी ब्रॉगली ने अपनी हाइपोथेसिस वगैरह दे दी थी, उसके बाद बोहर मॉडल में कमियां पता लगी कि उनके मॉडल में कमियां क्या थी, क्या ड्रॉबैक्स थे। तो फर्स्ट उनमें क्या कमी थी उनके मॉडल में, द बोहर मॉडल इज़ वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। जो बोहर का मॉडल था वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ यानी कि जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है उन स्पीशीज़ के लिए वैलिड था, और जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए वो वैलिड नहीं था। सपोज जैसे आपका हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर मॉडल बिल्कुल सही एक्यूरेट था। एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन के जैसे और भी एटम, सपोज जैसे हीलियम है, हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया जाए तो He प्लस में यानी कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तब बोहर मॉडल उसमें काम कर सकता है। जब केवल एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन हो, एलिमेंट में एक ही इलेक्ट्रॉन हो, तब बोहर मॉडल वैलिड होता है उस एटम के लिए। सेकेंड क्या कमी थी, बोहर कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन एज अ मूविंग पार्टिकल। बोहर ने क्या कंसीडर किया था कि क्या है, इलेक्ट्रॉन एक मूविंग पार्टिकल है, उन्होंने इसको वेव नहीं माना, जबकि डी ब्रॉगली ने इसको वेव भी माना और पार्टिकल भी माना, लेकिन बोहर ने केवल इसको एक पार्टिकल की तरह एज्यूम किया था। थर्ड कमी थी इनके मॉडल की, बोहर मेजर्ड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि बोहर ने पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली एक साथ उन्होंने निकाले, जबकि अभी आपको मैंने बताया हेजनबर्ग ने क्या बोला था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो था कि पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली कैन नॉट बी डिटरमाइन, कि उसको हम दोनों एक साथ, चाहे वो मोमेंटम हो और पोजीशन, दोनों को एक साथ हम मेज़र कर ही नहीं सकते। अगर हम मोमेंटम निकालने जाते हैं तो पोजीशन में एरर आता है, अगर पोजीशन निकालने जाते हैं तो मोमेंटम में एरर आता है। ठीक है, तो बोहर कैन नॉट बी डिटरमाइन, उन्होंने दोनों को एक साथ निकाल दिया, जबकि ये सही नहीं है, ये प्रूव किया था हेजनबर्ग ने। फोर्थ है स्पेक्ट्रल लाइंस, दे शो स्प्लिटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। स्पेक्ट्रल लाइंस थी, ठीक है, आपने स्पेक्ट्रम देखा, आपको मैंने स्पेक्ट्रम दिखाए थे विबग्योर वाला पूरा, जैसे उसमें वो कुछ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मतलब कुछ लाइन वो एब्जॉर्ब कर रही थी एटम जो उसके जैसा था, जो उसको फेवरेबल लग रही थी, और कुछ वो नहीं कर रही थी, तो इसलिए वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दिखा रहे थे। तो उसके ही कॉन्सेप्ट में है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, दे शो स्प्लिटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर उन स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा था तो वो स्प्लिट हो रही थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा था तभी भी स्प्लिट हो रही थी। तो वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, कौन, बोहर मॉडल। बोहर जी इस चीज़ को बता ही नहीं पाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट क्यों हो रही हैं। तो स्प्लिटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड में जब स्प्लिटिंग होती है तो उसको बोलते हैं जीमान इफेक्ट। ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये आपको 12th में पढ़ना है, बट आप इतना समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो रही है
वेव्स स्प्लिट हो रही हैं तो उसे कहते हैं हम जीमान इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग हो रही है तो उसे बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो जो बोहर का मॉडल था वो ना तो जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाया, ना ही स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, वही लिखा है ही कैन नॉट एक्सप्लेन दिस इफेक्ट, इन दोनों इफेक्ट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिफ्थ लास्ट है अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम, यानी कि स्पेक्ट्रम के अंदर भी छोटे छोटे और स्पेक्ट्रम थे, कैन नॉट बी एक्सप्लेन, उनके बारे में बोहर ने कोई बात ही नहीं की थी, उन्होंने केवल स्पेक्ट्रम के बारे में बात करी थी, अल्ट्रा स्पेक्ट्रम के या अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। नेक्स्ट है, ये बोर मॉडल के ड्रॉबैक्स थे। नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा वो है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये बहुत फेमस है, पूरी जो हमारी केमिस्ट्री की जो पूरी इलेक्ट्रॉन फिलिंग है इसी पर बेस्ड है, कैसे कैसे फिलिंग होती है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, ओरिएंटेशन क्या होता है, साइज़ क्या होता है, सब इसी एटम मॉडल पर डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम भी इसी को बोला जाता है। ये जो पूरा मॉडल था मैकेनिकल मॉडल, ये दिया था श्रोडिंगर, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन इज़ वेव, इलेक्ट्रॉन को क्या एज्यूम किया गया कि वो एक वेव है, मैटर वेव। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, मैटर के अंदर होते हैं, एज्यूम करते हैं, तो उसको हमने मैटर वेव बोला। तो श्रोडिंगर गिव्स द इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन। अब इसको वेव मानकर उन्होंने किसको, इलेक्ट्रॉन को उन्होंने एक वेव इक्वेशन दे दी। एंड दिस इक्वेशन गिव्स द इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी प्लेस। इस इक्वेशन को देकर उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी हमें कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पर मिलते हैं, द प्रोबेबिलिटी मतलब जहाँ उसके मिलने की संभावना होती है, दिस इज़ कॉल्ड द ऑर्बिटल या प्रोबेबिलिटी वेव। उसको हम इलेक्ट्रॉन इज़ द प्रोबेबिलिटी वेव, यानी कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पर पाए जाएंगे उसको हम प्रोबेबिलिटी वेव बोल देते हैं। नेक्स्ट है वेव इक्वेशन। जो श्रोडिंगर ने इक्वेशन दी वो थी क्या, आपको इस इक्वेशन को प्रूफ नहीं करना है, ठीक है, मेन आपको ये बस इसका सोल्यूशन जानना है कि ये होती क्या है और इसका हम कैसे इसका यूज़ करते हैं, बस आपको ये चीज़ पढ़नी है यहाँ पे। तो जो उन्होंने इक्वेशन दी थी वो लिखी हुई है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाना है, जहाँ पर ज़्यादा मैक्सिमम उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन थी उन्होंने 3 डायमेंशनल दी है, एक्स वाई जेड, इसमें 3 वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं। यही जो 3 वेरिएबल्स होते हैं यही हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो साई स्क्वायर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दीज 3 डायमेंशनल, इलेक्ट्रॉन जो इन 3 डायमेंशनल में मूव करते रहते हैं, जो कि हम 3 वेरिएबल जो बोल रहे हैं एक्स वाई जेड, इन्हीं 3 डायमेंशनल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। 3 वेरिएबल्स यूज़ हुए थे। एंड सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जब इस इक्वेशन का सोल्यूशन दिया गया तो हमें क्या बताता है, गिव्स 3 वेरिएबल हमें लास्ट में मिलते हैं। आपको इक्वेशन को सोल्यूशन नहीं पढ़ना है, ठीक है, मेन आपको ये चीज़ें पढ़नी है। 3 वेरिएबल्स मिलते हैं विच रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताते हैं 3 वेरिएबल, कि इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पर है, उसकी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट नहीं बता सकते बट प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है ज़्यादा, ये 3 वेरिएबल्स हमें बताते हैं। तो दोज पोजीशन हुज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। 3 वेरिएबल्स, ये एरो करके लिखा भी है मैंने, 3 वेरिएबल्स 3 क्वांटम नंबर को बताते हैं। अब 3 क्वांटम नंबर हमें ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है। जो 3 वेरिएबल इस सॉल्यूशन से, इस वेव इक्वेशन की सॉल्यूशन जो हमें 3 वेरिएबल्स मिलेंगे वो 3 वेरिएबल्स 3 क्वांटम नंबर हैं, ठीक है। तो 3 क्वांटम नंबर NLM लिखा भी है, NLM। अभी हम इस 3 क्वांटम नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे। एक और क्वांटम नंबर होता है, वैसे हमारे पास 4 क्वांटम नंबर होते हैं S, बट जो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये हमें केवल 3 क्वांटम नंबर के बारे में ही इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो 4th वाला है स्पिन क्वांटम नंबर, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। मेन आपके जो 3 हैं ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने बताए थे। नेक्स्ट टॉपिक है ये क्वांटम नंबर, जो अभी मैंने आपको बताया कि जो 3 वेरिएबल्स थे वही हमारे 3 क्वांटम नंबर को बताते हैं। तो अब क्वांटम नंबर क्या होते हैं, फर्स्ट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। एजीमुथल, सेकंड वन इज़ एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल l। एंड थर्ड वन इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, s से डिनोट करते हैं। जो आपके स्टार्टिंग के 3 क्वांटम नंबर हैं ये हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के 3 वेरिएबल से पता चलते हैं। जो फोर्थ वाला है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। तो अभी हम फिलहाल इन क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो दीज क्वांटम नंबर, ये जो आपके जो क्वांटम नंबर हैं ये हमें बताते क्या हैं, गिव्स द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन कहाँ पर है, किस जगह पर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी उसी को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है पाए जाने की उसे हम ऑर्बिटल बोलते हैं। एक नई टर्म आई है ऑर्बिटल। अभी तक हम इलेक्ट्रॉन के चारों ऑर्बिट्स पढ़ रहे थे, लेकिन उन ऑर्बिट्स में भी कुछ जगह हैं जहाँ पर, अब ऐसा तो नहीं है पूरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव करते रहते हैं हर टाइम। तो जहाँ पर ज़्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की वो उसे ही हम ऑर्बिटल बोल देते हैं। तो ऑर्बिटल इट इज़ अ 3D स्पेस, 3D स्पेस होता है ऑर्बिटल इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। एक 3D स्पेस है जहाँ पर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उस स्पेस को बोलते हैं हम ऑर्बिटल। एंड ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल की डिफरेंट शेप, साइज़ एंड ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। हर ऑर्बिटल का शेप अलग होगा, डिफरेंट साइज़ होगा उसका, और ओरिएंटेशन भी डिफरेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ध्यान से पढ़िएगा ऑर्बिटल क्या होते हैं, उनके अंदर शब्द कैसे होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वांटम नंबर पे आपका पूरा बेस्ड है। नेक्स्ट है, फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल n। ये मैंने आपको बताया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। n जो है फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट क्वांटम नंबर में क्या बताता है, n गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल, शेल के बारे में बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है कौन सी वाली शेल में प्रेजेंट है, एज वेल एज द साइज़ ऑफ ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के साइज़ के बारे में भी बताता है। मेन है ये। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, एन गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेल, कि कौन से शेल में प्रेजेंट है, और साइज़ ऑफ ऑर्बिटल। एन में भी इंटीजर बट नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं हो सकता है, यानी कि शेल कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, इंटीजर होगी 1 2 3 4 इन्फिनिटिव तक। इफ़ एन इक्वल्स टू 1, अगर n की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, k शेल में प्रेजेंट है। n इक्वल्स टू 2 8 मीन्स वो l शेल में प्रेजेंट है। n इक्वल्स टू ये k l m n मैंने आपको बताया था पहले भी। n जो है अगर 3 में है, n की वैल्यू 3 है तो वो m में प्रेजेंट है। n इक्वल्स टू 4 8 मीन्स वो n में प्रेजेंट है। जैसे जैसे हम ये जो n इक्वल्स टू 1 है, k जो है वो न्यूक्लियस की सबसे पास है, इट मीन्स उसकी एनर्जी कैसी है, सबसे कम है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन से दूर जाते जाएंगे एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब एनर्जी किस फॉर्म में होती है, फोटोन की फॉर्म में, तो h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी। ई एंथ एनर्जी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, 13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेन आपको ये पढ़ना है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो हमें किस बारे में बताता है, अबाउट द शेल एंड द साइज ऑफ द ऑर्बिटल। अगर n की वैल्यू 1 है इट मीन्स k, n की वैल्यू 2 है इट मीन्स l, n की वैल्यू 3 है m, n की वैल्यू 4 है n, ऐसे ये आगे चलते रहते हैं m n o p इस तरीके से। नेक्स्ट है, सेकेंड है एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर। जो सेकेंड वाला था स्मॉल से जिनसे हम डिनोट करते हैं, तो एल गिव्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल, एल बताता है ऑर्बिटल की शेप, जबकि एन जो था हमें शेल बताता है। ठीक है, अब शेल के अंदर भी सब शेल होती हैं, उसके बारे में हमें मेनली ये एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। एल में भी इंटीजर बट एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। वहाँ पर हमने एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट करी थी और 0 वो नहीं हो सकता एन की वैल्यू, बट एल की वैल्यू 0 हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सब शेल बोलते हैं हम इसको। एल की वैल्यू 0 होती है तो सब शेल नेम होता है एस, शेप होती है एस ऑर्बिटल, हम इसको बोल देते हैं एस ऑर्बिटल में है। ठीक है, शेप एस की होती है स्फेरिकल, गोल, राउंडेड शेप। एंड एल इक्वल्स टू 1, अगर एल की वैल्यू 1 होगी तो कैसे पी, उसको बोलते हैं पी ऑर्बिटल होगा। तो पी ऑर्बिटल डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप, डम्बल आपने देखे हैं जिससे एक्सरसाइज करते हैं, दिस इज डम्बल शेप। अगर एल की वैल्यू 2 है तो क्या होगा, डी ऑर्बिटल। ठीक है, इसी शब्द को हम बार बार ऑर्बिटल बोल रहे हैं, डी ऑर्बिटल। डबल डम्बल होता है, आप इसमें सिंगल डम्बल देख रहे थे पी में, और डी में होते हैं डबल डम्बल।
और अगर L की वैल्यू 3 है इट मीन्स F ऑर्बिटल और जो सबशेल नेम है उसका F होगा। कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, जैसे इसमें आपको 4 फोल्ड दिख रहा है, डबल फोल्डेड दिख रहा है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है F का स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, आपको समझ में नहीं आता क्योंकि 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल आपको उस साइड का दिख नहीं पाता, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि 8 फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये डम्बल डम्बल आपको दिख रहे हैं इस टाइप में ही 8 फोल्ड होते हैं इसमें। तो ये सारे क्या हैं, एल की है। एल की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है, एस पी डी एफ। अगर 0 है तो एस, 1 है तो पी, 2 है तो डी और 3 है तो एफ। शेप मैंने आपको बता दिया इसमें। अब आप सोच रहे होंगे कि एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। एन की वैल्यू से हमें एल की वैल्यू पता चलती है। कैसे? एन बताता है हमें शेल को और एल बताता है सब शेल को। ठीक है, एन की वैल्यू अगर 1 है तो एल की वैल्यू जब हम निकालेंगे यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की, तो एन माइनस 1, एन की वैल्यू जितनी होगी उसमें से -1 कर देना है हमें। ठीक है, अगर एन की वैल्यू 1 हुई, अगर हम उसमें से 1 ही माइनस कर देंगे तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो जब 0 होता है तो इट मीन्स मैंने आपको बताया 0 होगा तो क्या होगा, एस ऑर्बिटल। ठीक है, तो 1s, एन की वैल्यू 1 है तो यहाँ लिखा है 1s। अब यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू जब 2 है, एन की वैल्यू जब 2 है तो एन में से हम 1 माइनस करेंगे, यानी कि 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो पॉसिबिलिटी 0 और 1, 2 होंगे तो 0 और 1, 0 के लिए 2s आ गया और 2p। अब n की वैल्यू 3 है तो जब n में से 1 माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया 2 बचा, तो 0 1 2, 0 के लिए s, 3 यानी कि n वाला, n की वैल्यू 3 है इसलिए वो 3s लिख रहे हैं। ठीक है, n की वैल्यू जितनी होगी उस ऑर्बिटल के आगे उतना ही लिखा जाएगा। तो 3s, 1 के लिए 3p और 2 के लिए 3d। ठीक है, n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 4 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 0 1 2 3, 0 के लिए 4s, 1 के लिए 4p और 4d और 4f। ठीक है, नंबर ऑफ सबशेल आप ये देख रहे होंगे, जो नंबर ऑफ सबशेल हैं कि कितनी सबशेल हैं वो नंबर ऑफ शेल के बराबर हैं। ठीक है, एन देखिए, एन नंबर ऑफ सबशेल इधर काउंट कीजिए कि ऊपर सबसे फर्स्ट में 1 में सबशेल है 1 तो एन की वैल्यू भी 1, सबशेल है 2, 2s और 2p 2 है, 2 है ना ऑर्बिटल नंबर ऑफ सबशेल, तो एन की यानी कि शेल भी कितनी है 2। नीचे n की वैल्यू जब 3 है तो सबशेल कितनी है 3, तो n की वैल्यू भी 3 है। नीचे सबशेल 4 है, 4s 4p 4d 4f, तो यहाँ पे n की वैल्यू भी 4 है। तो नंबर ऑफ सबशेल नंबर ऑफ सेल दोनों बराबर होते हैं, ये इससे आप पता लगा सकते हैं। एक और चीज़, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आप निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको एंगुलर मोमेंटम नंबर आपको या क्वांटम नंबर पता होना चाहिए, एल की वैल्यू h/2π√L L+1। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, तो उसके लिए आपको एल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन है, फाइंडिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालिए किसी इलेक्ट्रॉन का जो कि 3p में है। एक इलेक्ट्रॉन जो 3p में है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालिए। अब आपके पास 3p है तो 3 यानी कि 3p है, n की वैल्यू कितनी हो गई 3, और p है तो l की वैल्यू, p के लिए क्या था, s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, तो यहाँ पर l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे l की वैल्यू आप पुट करेंगे 1, h/2π L+1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 1 जा 2 √2, यानी कि √2 h/2π। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया इसका, जो कि 3p में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m, m से डिनोट करते हैं, एंड गिव्स द ओरिएंटेशन। ठीक है, ये हमें क्या बताता है कि ओरिएंटेशन कैसा है इलेक्ट्रॉन का, ऑर्बिटल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एंड ऑल्सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी बताता है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल पॉसिबल है। ठीक है, तो एल की वैल्यू जो है हम लिखेंगे और एम की वैल्यू से निकालते हैं। एल की वैल्यू जो एल है सेकंड वाली एजीमुथल, वो डिपेंड करती है एन की वैल्यू पर, क्योंकि वो एक माइनस कर दो उसमें से, और जो ये एम है यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है एजीमुथल पर, यानी कि एल की वैल्यू पर। तो -L2 + L, -L से +L तक एम की वैल्यू होती है। तो आप L की वैल्यू अगर 0 है तो ऑर्बिटल आपको मैंने बता दिया, L की वैल्यू अगर 0 होती है ऑर्बिटल होता है S, L की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल है P, ये आपको याद करना पड़ेगा। L की वैल्यू 0 है तो S ऑर्बिटल, 1 है तो P, 2 है तो D और 3 है तो F। ठीक है,
m, अब m कैसे निकालेंगे, -L2 + L। अब देखिए यहाँ पे l की वैल्यू 0 है तो s की वैल्यू 0 ही होगी, इसमें कोई पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि -L से +L लिखा है, कोई इंटीजर होता तभी तो, -0 से +0 तो होता नहीं है, ठीक है। तो 0 आएगा, ओनली 0 ही है l की वैल्यू। तो इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, केवल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होगा। फिर l की वैल्यू 1 है, सेकंड में देखिए 1 है, तो इसमें -L यानी कि -1 0 +1, -L से +L तक अगर हम कंसीडर करेंगे तो पहले क्या आएगा, -1 0 +L, कितनी ऑर्बिटल हो गई, 3 ऑर्बिटल, तो यहाँ सामने लिखा है 3 नंबर ऑफ ऑर्बिटल। सेकंड है l की वैल्यू जब 2 है, यानी कि d ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो उसमें कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगी, -2 से लेंगे हम, -2 -1 0 +1 +2, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5। तो इससे आपको पता चल रहा है s में 1 ऑर्बिटल होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। अब बता रही हूँ ये कैसे कैसे होता है। 3, l की वैल्यू जब 3 है यानी कि f, ठीक है, l की वैल्यू जब 3 है तो इट मीन्स वो f ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो -L से +L कैसे होगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, इट मीन्स 7 ऑर्बिटल होते हैं f में। s में 1 ऑर्बिटल, p में 3, d में 5, f में 7, ठीक है। ऐसे आप ये ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल सकते हैं। अब वो ऑर्बिटल का कैसे होते हैं ये देखिए। s में अगर 1 ऑर्बिटल है, अभी जो हमने निकाले नंबर ऑफ ऑर्बिटल, s में 1 ऑर्बिटल है, उसको इस तरीके से दिखाते हैं 0, क्योंकि 0 होता है नीचे, एक ही ऑर्बिटल है। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो -1, 3 ऑर्बिटल आप ऐसे बनाएंगे, ये आप डिब्बे डिब्बे ब्लॉक ब्लॉक देख रहे होंगे, -1 सेंटर में 0 फिर +1, 3 ऑर्बिटल। d में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो आप 5 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ये 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स दिख रहे होंगे आपको, 5 स्क्वायर ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5 एंड -2 इधर से आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, -2 -1 0 +1 +2, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, 5 ऑर्बिटल। इस तरीके से आपने इसको शो करना है। ये आपको अभी बाद में पता चलेगा इसका सब इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि जब हमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी पड़ेगी इन अकॉर्डिंग टू अबाव एंड हुंस रूल, ये दोनों रूल के अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रॉन फिलिंग आती है और एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएगी, 100% आएगी। एंड f की वैल्यू जब 7 है, यानी कि f क्या है, f में 7 ऑर्बिटल होते हैं, हम उसको किस तरीके से लिखते हैं, 7 ऑर्बिटल बनाएंगे। 7 लिख दिया आपने, 1 2 3 7 ब्लॉक्स बना देंगे, स्क्वायर ब्लॉक्स, तो -3, अब f में आपने देखा था 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है। लास्ट में एक पूरा दे दिया गया है कि n की वैल्यू, l की वैल्यू और m की वैल्यू कैसे कैसे होती है। जब n की वैल्यू 1 हो तो l की वैल्यू आपको पता है n-1, यानी कि 1 में से 1 गए 0, तो कौन सी ऑर्बिटल होगी, केवल एक ही ऑर्बिटल होगी s, और जो हम उसको 1s दिखाएंगे, ठीक है, वहाँ पर 1s दिखा आपने सामने थी, उसकी ऑर्बिटल भी बनी है m की वैल्यू के अकॉर्डिंग 1s। अब जब n की वैल्यू 2 होगी तो कौन सी पॉसिबिलिटी है, यानी कि 2 में से 1 गया 1, 0 और 1, 0 के लिए s, 1 के लिए p, तो वहाँ कौन कौन सी ऑर्बिटल हो गई, 2s और 2p। 2s में 1 ऑर्बिटल होती है, वो बना रखी है, और 2p में 3 ऑर्बिटल होती हैं, तो -1 0 और +1, ठीक है। अब 3 में आते हैं, n की वैल्यू जब 3 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 तक हो जाएगी, 0 1 2, तो 0 s के लिए होता है, 1 p के लिए होता है, 2 d के लिए होता है, तो 3s एक ही ऑर्बिटल है, 3p में 3 ऑर्बिटल आएंगे, -1 0 +1, और 3d में 5 ऑर्बिटल आएंगे, -2 -1 0 +1 और +2। फोर्थ में जब n की वैल्यू 4 होगी तो l की वैल्यू एक कम हो जाएगी, n-1 यानी कि 4 0 1 2 3 s p d f, s के लिए जब 0 होती है l की वैल्यू तो s होता है, यानी कि 4s एक ही ऑर्बिटल होती है। 1 है जब l की वैल्यू तो p, यानी कि p में 3 ऑर्बिटल्स होती है, -1 0 +1। डी में जब l की वैल्यू 2 होती है तो d ऑर्बिटल, यानी कि 5 ऑर्बिटल बनाएंगे, -2 -1 0 +1 +2। और लास्ट वाला मैंने इस ऊपर बनाया थोड़ा सा, वहाँ पे जगह नहीं थी, 3f। 3f f में होती है 7 ऑर्बिटल, ठीक है, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 4f, ये 4f वाला ऑर्बिटल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आता आप मुझसे पर्सनली पूछिए, बाकी इसके जो नोट्स हैं मैं आपको PDF में सेंड कर दूँगी। अभी आपको इसमें कोई समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।